हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विद प्रदीप। गाइस, आज एक नई कहानी के साथ फिर आप लोग के बीच में आया हूँ। आज की कहानी का नाम है द होम कमिंग, घर वापसी, जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखा गया है। यहाँ पर एक दो भाइयों की कहानी है कि किस प्रकार से एक भाई जो घर के दबाव में अपने आज़ादी भरे जीवन को जी नहीं पाता है, उसको लगता है कि मुझे घर में बहुत परेशान किया जा रहा है। अगर मैं कहीं दूर चला जाऊं घर से तो शायद मुझे सुकून की ज़िंदगी जीने का मौका मिलेगा। और ऐसा ही होता है। लेकिन जब वो दूर चला जाता है और सुकून की ज़िंदगी जीने की चाह रखता है, तब उसे उसका घर, उसे उसके लोग, उसे उसकी माँ की याद आती है। तब उसे एहसास होता है कि घर से दूर रह कर के जीना कोई जीना नहीं होता है। हम घर की बंदिशों में रह सकते हैं, हम घर के सारे नियमों को ठीक ढंग से पालन कर सकते हैं, लेकिन घर से दूर नहीं रह सकते हैं, क्योंकि मेरा घर स्वर्ग से सुंदर है। आइए कहानी की शुरुआत करते हैं। पथिक चक्रवर्ती गांव के लड़कों का सरगना था, गांव के लड़कों का मुखिया था। उसके दिमाग में एक नई खुराफात सूझी। वहां पर गीली मिट्टी पर नदी के किनारे एक भारी भरकम लट्ठा पड़ा हुआ था, जिससे नाव का मस्तूल बनाया जाना था। उसने सोचा कि वे सब लड़के एक साथ मिलकर उस लट्ठे को खिसका कर दूर खिसका देंगे। यह देखकर लट्ठे का मालिक आश्चर्य में पड़ जाएगा, परेशान हो जाएगा, और इस प्रकार से उन लड़कों को मज़ा भी आएगा। इस बात को सभी ने माना और सर्वसम्मति से इस खुराफात पर मुहर लगा दी गई। लेकिन जैसे ही शरारत की शुरुआत होने ही वाली थी, उसी समय पथिक का छोटा भाई माखन मटर गश्ती करता हुआ वहां आ पहुंचा और बिना कुछ बोले उन सभी लोगों के सामने ही उस लट्ठे पर बैठ गया। अब लड़के उलझन में पड़ गए। डरते हुए उनमें से एक लड़के ने उसे धक्का दे दिया और वहां से उठ जाने के लिए कहा, लेकिन उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। ऐसा लग रहा था कि मानो वह ध्यान मग्न हो गया हो, खेलों की अवसारता पर विचार मग्न हो। माखन, वो चीखा, अगर इसी वक्त इससे नहीं उतरे तो मैं तुम्हें पिटाई करूंगा। इस पर माखन वहां और जकड़ कर बैठ गया। अब यदि उन सबके सामने पथिक को अपनी शाही शान बरकरार रखनी है, तो यह निश्चय था कि उसे अपनी धमकी पर काम करना होगा। लेकिन यही उसकी हिम्मत जवाब देने लगी थी। उसके शातिर दिमाग में एक अन्य युक्ति सूझी, जो उसके भाई के तो छक्के छुड़ा ही देगी, साथ ही लड़कों को भी मनोरंजन होगा। उसने लड़कों से कहा कि लट्ठे को धकेल दो और साथ में माखन को भी धकेल दो। माखन ने जब यह सुना तो अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाकर उससे चिपका रहा। लेकिन जिस प्रकार कुछ लोग सांसारिक लाभ का अर्जन करने के लिए गलत काम करते हैं बिना उसकी जोखिम को जाने हुए, उसी प्रकार माखन ने खतरे को अनदेखा कर दिया था। लड़कों ने पूरी ताकत लगाकर लट्ठे को धक्का दे दिया और साथ में चिल्लाते हुए कहा, 1 2 3 गो। जैसे ही जा शब्द के साथ लट्ठा चल गया और उसी के साथ माखन का दर्शन, गौरव और बाकी सब बह गया। अर्थात जो उसने अपनी शान और शौकत बना रखी थी, माखन ने उस लट्ठे पर बैठ करके वो सब धूल में मिल गया। अर्थात वो जाकर के उस कीचड़ में मुंह के बल गिर जाता है। सभी लड़के गला फाड़ फाड़ कर खुशी से चीख उठते हैं। लेकिन पथिक कुछ डरा हुआ सा था। उसे पता था कि आगे क्या होने वाला है। माखन ज़मीन पर से हड़बड़ा कर उठा और चंडी की तरह चित्कार करने लगा, ज़ोर ज़ोर से गुर्राने लगा, चिल्लाने लगा, आवाज़ करने लगा। वो पथिक के पास दौड़ गया और उसका चेहरा खरोच डाला, उसे मारा, धक्का दिया और फिर रोता हुआ घर की तरफ चला गया। यहीं पर नाटक के पहले अंक का पटाक्षेप होता है, समाप्त होता है। अब आगे देखते हैं। पथिक ने अपना चेहरा पीट लिया और एक गहरे आकार की बजरा नाव के किनारे पर बैठ गया और घास के तिनके को चबाने लगा। वहां आकर एक नाव रुकी, जिसमें आधेड़ उम्र का एक आदमी सवार था। उसके सुनहरे बाल थे और घनी मूछें थी। वो नदी किनारे पर उतरा। उसने वहां पर निठल्ले पड़े हुए लड़के को देखा और उससे चक्रवर्ती परिवार का पता पूछता है। पथिक ने घास चबाते हुए जवाब दिया, वहाँ पर जाओ, वहाँ पर, इशारा करते हुए कहता है। लेकिन उसने किसी और इशारा नहीं किया। यह स्पष्ट नहीं था कि वो किस तरफ इशारा कर रहा था।
अजनबी ने दोबारा पूछताछ की। वो अपनी टांगों को बजरे के किनारे इधर उधर घुमाते हुए बोला, जाओ जाकर खुद ढूंढ लो। और पहले की तरह ही घास को चबाने लगता है। लेकिन अब मकान से उतरकर एक नौकर आ गया। उसने कहा कि पथिक को उसकी माँ बुला रही है। पथिक ने वहाँ से हिलने से मना कर दिया था, लेकिन नौकर उस समय मालिक की हैसियत से आया था। उसने पथिक को जकड़ लिया और बेमन से घसीटते हुए उसे घर ले गया। जब पथिक घर में दाखिल हुआ तो उसकी माँ ने उसे देखा। वो नाराज़गी से चिल्लाई, तो तुमने फिर से माखन पर हाथ उठाया? तिरस्कारपूर्ण ढंग से पथिक बोला, नहीं, मैंने तो ऐसा नहीं किया है। यह सब तुमको किसने बताया? उसकी माँ चिल्ला पड़ी, झूठ मत बोल, तूने ऐसा ही किया है। तूने अपने भाई माखन को मारा है। अचानक पथिक बोल पड़ा, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मैंने ऐसा नहीं किया है। चाहो तो माखन से पूछ लो। लेकिन माखन ने अपनी बात पर अड़े रहना ही ठीक समझा। वह बोला, हाँ माँ, पथिक ने मुझ पर वार किया था, मुझे पिटाई किया था। पथिक के सब्र की बांध पहले ही टूट चुकी थी। अब वो इस अन्याय को नहीं सह सका। वो माखन की ओर लपका और घूंसों से उस पर बौछार कर दी। ये लो, वो चिल्लाया, ये घूंसा, 2 घूंसा, 3 घूंसा, झूठ बोलने का नतीजा ले लो तुम। तुरंत ही उसकी माँ माखन के पक्ष में आ गई और पथिक को अलग खींचकर अपने हाथों से थप्पड़ मारते हुए उसको दूर कर दिया। जब पथिक ने उसे एक तरफ से धक्का दे दिया तो वो चिल्लाई, क्या तू छोटा सा दुष्ट, तू अपनी माँ पर भी वार करेगा? इसी नाजुक दौर में वो सुनहरे बालों वाला अजनबी वहाँ आ पहुँचा। उसने पूछा कि क्या मामला है? पथिक अब डरा हुआ और सहमा हुआ दिखाई दे रहा था। लेकिन जब उसकी माँ पीछे को पलटी और अजनबी को देखा तो उसका गुस्सा अचानक ही शांति में बदल गया। उसने अपने भाई को पहचान लिया था और खुशी से चीख पड़ी, अरे भैया, आप यहाँ कैसे हैं? इन शब्दों को कहते हुए वो नीचे की ओर झुकी और उनके चरण स्पर्श कर लिए। उसकी शादी होने के तुरंत बाद ही उसका भाई बाहर चला गया था और बम्बई जाकर अपना कारोबार करने लगा था। जब वो बम्बई में ही था, उसी दौरान उसकी बहन के पति का देहांत हो गया था। बिशंभर अब वापस कलकत्ता लौट आया था और आते ही अपनी बहन के बारे में जानकारी हासिल की। जैसे ही उसे बहन का पता लगा, वह तुरंत मिलने के लिए उनके घर चला आता है। आगे के कुछ दिनों में दिन हंसी खुशी बीतने लगी। अब भाई ने दोनों लड़कों की पढ़ाई के बारे में पूछा। बहन ने उसे बताया कि पथिक अस्थायी रूप से शरारत का कारण बन गया है। वो आलसी और बात न मानने वाला व उद्यमी स्वभाव का हो गया है। उसके विपरीत माखन सोने की तरह अच्छा है, मेमनी की तरह सीधा है और पढ़ने लिखने में भी मन लगाता है। बिशंबर ने पथिक को अपने साथ ले जाने का सुझाव रखा और उसको कलकत्ता में अपने बच्चों के साथ ही पढ़ाएगा, ऐसा कह दिया। विधवा माँ इस प्रस्ताव पर फ़ौरन तैयार हो गई। जब पथिक के मामा ने पूछा कि क्या वो उसके साथ कलकत्ता चलेगा, वो पथिक की खुशी का पारावार ना रहा और उसने कहा, अरे हाँ मामा। इससे साफ हो गया था कि उसकी मंशा क्या थी। माँ के लिए यह बड़ी राहत की बात थी कि पथिक तो छुटकारा मिल जाएगा। वो पथिक के प्रति पूर्वाग्रह से ग्रसित थी, उसे पसंद नहीं करती थी, इसीलिए दोनों भाइयों के बीच उसका वात्सल्य कभी बंटा नहीं। उसे हमेशा डर रहता था कि पथिक किसी दिन माखन को नदी में डुबा देगा या झगड़े में उसका सिर फोड़ देगा अथवा उसको किसी न किसी मुसीबत में फंसा देगा। पथिक वहाँ से जाने के लिए बहुत उतावला हो रहा था, इसीलिए माँ उससे बिछोह के कारण, दूर होने के कारण दुखी हो रही थी। जब जाने के बारे में सब कुछ तय हो गया तो पथिक हर क्षण अपने मामा से पूछता रहता था कि हम लोग यहाँ से कब चल रहे हैं। उसके शरीर का अंग प्रत्यंग रोमांच से भर उठा था और रात्रि के दौरान अधिकतर जगा ही रहता था। अस्थायी रूप से वसीयत में उसने माखन को अपनी मछली पकड़ने का कांटा, अपनी पतंग और कंचे भी दे दिए थे। वास्तव में विदा होने के इस दौरान माखन के प्रति उसकी उदारता अपार हो रही थी। वो उसके अंदर भ्रातृत्व भाव दिखाई दे रहा था, प्रेम दिखाई दे रहा था। जब वे लोग कलकत्ता पहुंच गए तो पहली बार पथिक का अपनी मामी से परिचय हुआ। परिवार में उसके आने से वो किसी भी रूप में खुश नहीं थी। उसके पास पहले से ही अपने 3 बच्चे थे,
3 लड़के थे और वो किसी को लेने की आवश्यकता ही नहीं समझती थी। और गांव के एक 14 साल के लड़के को अपने बीच देखकर उसे भयंकर रूप से परेशानी महसूस हुई। इसी प्रकार की दूरदर्शिता करने से पहले विशंभर को 2 बार सोचना चाहिए था। इस संसार में इंसान के मामलों के सिलसिले में 14 वर्ष की आयु के लड़कों के मुकाबले अन्य कोई भयंकर उत्पाती वस्तु नहीं हो सकती है। वो ना तो सौंदर्य की वस्तु होती है और ना ही किसी काम आता है। छोटे बालक पर जिस प्रकार स्नेह उमड़ जाता है वो भी उसके संबंध में असंभव था। वो सदैव रुकावट का साधन बन जाता था। यदि वो बालपन की तोतली बोली बोला करता तो उसे नादान बच्चा कहा जाता, और उसके विपरीत यदि वो बड़े होने का समझदारी वाली बात करता तो उसे ढीठ कहा जाता। वास्तव में इसकी कोई भी बात केवल नाराज़गी पैदा करने वाली ही होती थी। उसके साथ ही उम्र के इस पड़ाव पर बढ़ते हुए शरीर के साथ वो अनाकर्षक भी दिखाई दे रहा था। अपने कपड़ों से वो अधिक बड़ा हो जाता था और झिझक का कारण बन जाता था। उसकी आवाज़ में बदलाव आने लगता था। वो पहले के मुकाबले भारी होने लगी थी। उसका चेहरा भद्दा हो जाता था। सूरत भी कुरूपता से तब्दील हो जाता था। बालपन की कमियों को तो अनदेखी किया जा सकता था, लेकिन 14 वर्षीय वय के लड़के की कमियों को अवश्यंभावी रूप से अनदेखा नहीं किया जा सकता था और सहन करना भी संभव नहीं था। लड़का अपने आप ही दुखपूर्वक स्वकेंद्रित हो जाता है। जब वो अपने से बड़े लोगों से बातें करता है तो ज़्यादा ही उतावला दिखाई पड़ता है, या फिर उसकी शर्मिंदगी जाहिर करती है कि मानो उसका व्यक्तित्व ही बेईमानी है। यह अवस्था उम्र का ऐसा पड़ाव होता है जहाँ पर किशोर लड़का लोगों की नज़र में स्वयं की मान्यता पाने के लिए लालायित रहता है। जो भी उसके बड़कपन के कसीदे पढ़ता है वह उसी का गुलाम हो जाता है, लेकिन कोई भी खुलकर उसे स्नेह नहीं कर पाता है, क्योंकि उसको अवांछनीय कृपा के रूप में देखा गया है, जो लड़कों को बिगाड़ने वाला माना जाता है। इसीलिए डांटने फटकारने का कोई लाभ नहीं होता। ऐसा लड़का उस भटके हुए कुत्ते के समान होता है जो अपने मालिक को खो चुका होता है। 14 वर्ष की वयस्क के लड़के के लिए केवल उसका घर ही सुखदायक होता है। अनजान घर में अनजान लोगों के बीच रहना वास्तव में दुख का कारण होता है। इसका सुखदायक पहलू यह है कि वहाँ की औरतें अच्छी आवभगत वाली नज़रों से स्वागत करें और उसमें कभी गिरावट ना आए। पथिक के लिए यह दुखदायक वाक़या था। उसकी मामी के घर में उसका स्वागत नहीं किया गया था और बुज़ुर्ग औरत ने उसकी अवहेलना की थी। ऐसा वो बार बार करती रही। यदा कदा वो पथिक से अपने लिए कुछ करवाती थी तो वो इतना खुश हो उठता था कि वो अतिरेक में अधिक कर गुजरता था। तब वो कहती थी कि इतना बेवकूफ़ मत बनो और अपना सबक याद करो। मामी के घर के उलझन भरे माहौल में पथिक स्वयं को इतना अपेक्षित महसूस करने लगा था कि उसे लग रहा था कि अब मेरे लिए सांस लेना भी मुश्किल हो गया है। वो बाहर खुले में जाना चाहता था ताकि वो फेफड़ों में हवा भरकर उन्मुक्त होकर सांस ले सके, लेकिन वहाँ कोई खुला इलाका ही नहीं था। कलकत्ता चारों ओर से मकानों और दीवारों से घिरा हुआ था। ऐसे में वह हर रात अपने गांव के सपनों को देखने लगा और वहाँ वापस जाने के लिए उतावला होने लगा। उसे उस विस्तृत मैदान की याद आने लगी थी जिसमें जाकर वो दिन भर अपनी पतंग उड़ाया करता था। नदी का किनारा जहाँ वो पूरे दिन मटर गश्ती किया करता था, घूमता रहता था और खुशी से गाना गाता था और झूमता फिरता था। छोटा सा झरना जहाँ वो जाकर डुबकी लगाता था और किसी भी समय तैरने लगता था। उसे अपने मित्र मंडली की याद आती है जिस पर वो हावी रहा करता था, और इस सबसे बढ़कर स्वयं की जालिम माँ जो हमेशा उसकी खिलाफत करने लगती थी। पशुओं की तरह का भौतिक प्यार, बार बार बिछोह में व्याकुल होना, स्नेह करने वाले के नज़दीक जाने की तमन्ना, माँ के लिए मन की गहराई से पुकार, जैसे सांझ होते ही बछड़ा रम्भाने लगता है। यह ऐसा प्यार था जिसमें पशु समान नैसर्गिक प्रवृत्ति थी। यह सब उतावलापन एक शर्मीले, बेचैन, कमज़ोर
गंवार और बदसूरत लड़के का था। इस सबको कोई भी नहीं समझ सकता था, लेकिन उसके दिमाग में उथल पुथल लगातार चलती रही थी। पूरे स्कूल में पढ़ाई में पथिक से कमज़ोर कोई और लड़का था ही नहीं। जब अध्यापक उससे कोई प्रश्न पूछता था तो वो बिना उत्तर दिए हुए चुपचाप खड़ा रहता था। जैसे एक गधा अपनी पीठ पर भारी बोझ को सहन करता रहता हो, उसी प्रकार से वह पीठ पर बैग को लाद करके स्कूल पहुंच जाता था। जब अन्य लड़के खेलने के लिए बाहर निकलते थे तो खिड़की के पास खड़ा होकर चिंतन में लीन रहा करता था और सुदूर स्थित मकानों की छतों को निहारता रहता था। यदि कभी कभार किसी छत के खुले हिस्से में बच्चों को खेलते हुए देखता था तो उसका दिल भी हिलोरे मारने लगता था। एक दिन बड़ी हिम्मत कर उसने अपने मामा से पूछा, मामा मैं घर कब जाऊंगा? उसके मामा ने जवाब दिया, छुट्टियों के आने का इंतज़ार करो। लेकिन छुट्टियां तो नवंबर से पहले होने वाली नहीं थी और अभी इंतज़ार करने के लिए काफ़ी लंबा समय बाकी था। एक दिन पथिक ने अपनी पाठ पुस्तक खो दी। यद्यपि पुस्तक जब उसके पास थी तब भी उसे अपना पाठ याद करने में काफ़ी परेशानी महसूस करनी पड़ती थी। अब तो याद करना एक तरह से असंभव ही हो गया था। प्रतिदिन अध्यापक बेरहमी से उसकी बेंच पे पीटते थे। उसकी स्थिति इतनी दयनीय हो गई थी कि उसके ममेरे भाई भी उससे अब अपना संबंध बनाने में शर्म महसूस करते थे। वो उसका मजाक उड़ाने लगे थे और उसकी बेइज्जती करने लगे थे। अंत में एक दिन वो अपनी मामी के पास जाकर बोला कि मैंने अपनी पुस्तक खो दी है। तिरस्कारपूर्ण ढंग से उसकी मामी ने अपने होंठ सिकोड़ते हुए कहा, तू अनाड़ी देहाती गंवार लड़का कहीं का, अपने बड़े परिवार के साथ मैं तेरा कैसे पालन पोषण करूंगी? तुझे एक ही महीने में 5 बार नई पुस्तकों को खरीदना पड़ता है। उस शाम को स्कूल से वापस आने के दौरान पथिक को सिर में तेज़ दर्द होता है। उसके कपकपी के साथ चक्कर आने लगते हैं। उसे लगने लगा कि यह मलेरिया बुखार है। उसे सबसे बड़ा डर यह सताने लगा था कि वह अपनी मामी के लिए सबसे दुखदाई वस्तु बन जाएगा। अगली सुबह पथिक का कुछ पता नहीं चल रहा था। आसपास में खोजबीन की गई, लेकिन सभी कोशिशें बेकार जाती हैं। पूरी रात मूसलाधार बारिश तीव्र गति से होती रही और जो भी लोग उसकी खोज में गए पूरी तरह भीग चुके थे। अंत में विशंभर ने पुलिस की सहायता मांगी। दिन ढलने के साथ ही घर के सामने पुलिस की एक गाड़ी आकर रुकी। अब भी बारिश हो रही थी और सड़कें जलमग्न हो चुकी थी। 2 सिपाही हाथों में पथिक को लेकर विशंभर के सामने आए। वो सिर से पैर तक पानी से तरबतर थे। कीचड़ में सना हुआ था उसका शरीर। उसकी आंख व चेहरे बुखार की तपिश में लाल हो रहे थे और उसके हाथ पैर कांप रहे थे। विशंभर ने उसे अपनी बाहों में लिया और अंदर कमरे में जब उसकी पत्नी ने देखा तो चिल्ला उठी, इस लड़के ने तो हमें परेशानियों में डाल दिया है, इसे उसके घर क्यों नहीं छोड़ाते हो? पथिक ने उसके शब्दों को सुना और सुबकियां लेते हुए जोर से बोला, मामा मैं तो घर ही जा रहा था, लेकिन ये लोग मुझे वापस खींच लाए। बुखार बहुत तेज था। उस समय पूरी रात लड़का बुखार के उन्माद में पड़ा रहा। विशंभर एक वैद्य को लेकर आए। पथिक ने अपनी आंखें खोली तो तेज बुखार के कारण तमतमाई हुई थी। उसकी आंखें पूरी लाल थी। उसने छत की ओर निहारा और अनमने मन से बोला, मामा क्या छुट्टियां हो गई हैं? क्या अब मैं घर जा सकता हूँ? विशंभर ने अपनी आंखों से आंसू पोंछे और पथिक के कमज़ोर और तपते हुए हाथों को अपने हाथ में थाम लिया। ऐसा करते हुए वह पूरी रात उसके सिरहाने बैठा रहा। लड़के ने फिर से बड़बड़ाना शुरू कर दिया। अंत में उसकी आवाज़ में उत्तेजना पैदा हो गई। माँ, वो बड़बड़ाया, मुझे इस तरह मत मारो माँ, मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बता दूंगा माँ, मुझे मत मारो। वो ऐसे सोते सोते उसके मुंह से अचानक आवाज़ें निकलने लगती है। अगले दिन थोड़े समय के लिए पथिक होश में आया। उसने कमरे के चारों ओर अपनी नज़र घुमाई, मानो वो किसी के आने के इंतज़ार कर रहा था। अंत में वो उदास हो गया। उसका सिर फिर से तकिए में धंस गया। एक गहरी आह भरते हुए उसने अपना चेहरा दीवार की ओर कर लिया। लड़का क्या सोच रहा है विशंभर को मालूम था, इसलिए सिर को नीचे झुकाए हुए वो धीरे से बोला, पथिक मैंने तुम्हारी माँ को खबर कर दी है। दिन बीत गया,
वैद्य ने परेशानी के साथ कहा कि लड़के की हालत काफ़ी नाजुक है। पथिक बड़बड़ा रहा था। ठीक निशान तक 3 फैदम, ठीक निशान तक 4 फैदम, ठीक निशान तक, अर्थात वो कुछ इकाइयाँ गिन रहा था। गहराई, पानी की गहराई की इकाइयाँ उसके मुंह से बड़बड़ाहट के रूप में निकल रही थी। उसने इस प्रकार की आवाज़ नाविक के मुंह से सुनी थी, जो नदी की पताका के समीप खड़ा रहता था और निशान लगवाता रहता था। अब पथिक स्वयं अथाह समुद्र को माप रहा था। उसी दिन बाद में पथिक की माँ किसी बवंडर की तरह कमरे में आ धमकी और इधर उधर हिलाने डुलाने लगी, दुखी होने लगी और ज़ोर ज़ोर से विलाप करने लगी। विशंभर ने उसकी उत्तेजना को कम करने की कोशिश की, लेकिन वो चारपाई पर फैल गई और पुकारने लगी, पथिक, मेरे बेटे, मेरे लाल, उठो, तुम्हें कुछ नहीं हो सकता है, उठो मेरे बेटे, उठो, तुम्हारी माँ आ गई है तुम्हें बुलाने के लिए, तुम्हें घर बुलाने के लिए आ गई है, पथिक, उठो। एक क्षण के लिए पथिक ने अपनी बेचैनी पर विराम लगाया। उसके सिर का इधर उधर डोलना शुरू हो गया। उसके मुंह से निकला, अरे माँ। फिर से पुकार उठी, पथिक, मेरे बेटे, मेरे लाल, उठो, तुम्हारी माँ आ गई है, उठो बेटा, उठो। पथिक ने बहुत धीरे से अपने सिर को घुमाया और बिना किसी की ओर देखे हुए बोला, माँ, छुट्टियों के दिन आ गए हैं क्या? तो स्टूडेंट्स, ये था आज की कहानी। हम लोग अक्सर अपने घर में होते हैं, हमें अपने घर में कुछ नियमों के अंतर्गत कुछ संस्कार, कुछ परंपराओं को निर्वहन करना पड़ता है और हमको ऐसा लगता है कि ये धर्म, ये परंपरा, ये कार्य हम पर थोपा जा रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमें कार्य अपने परिवार के अनुसार दिए जाते हैं, हमें संस्कार दिए जाते हैं, जिससे कि आगे चल कर के हम समाज का एक हिस्सा बन सकें। और वो जो हमको दबाव दिया जाता है वो हमारी अच्छाई के लिए होता है, हमें एक अच्छा इंसान बनाने के लिए होता है, एक अच्छा नागरिक बनाने के लिए होता है। याद रखिएगा, हमारा परिवार, हमारे लोग हमेशा हमारे लिए अच्छी शुभकामना रखते हैं। अगर हमें डांटते हैं, हमारी पिटाई करते हैं, हमें कुछ सलाह देते हैं, तो निश्चित रूप से उन सब में हमारे लिए कुछ अच्छाइयाँ ही छुपी है। इसलिए घर से दूर जाकर कोई जिंदा नहीं रहा है। परिवार एक पेड़ की तरह है और हम सभी एक शाखाएं हैं। अगर एक शाखा को उस पेड़ से काट दिया जाएगा तो पेड़ का तो थोड़ा बहुत नुकसान होगा ही, लेकिन शाखाएं मुरझा जाएंगी, सूख जाएंगी। इसलिए परिवार पेड़ रूपी होता है। पेड़ को हरा भरा रखना है, परिवार को हरा भरा रखना है। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।